यस डियर स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं जी बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और थोड़ा सा हम रदरफोर्ड का मॉडल भी देखेंगे। एनिमेशन से हम आज समझेंगे जो थॉमसन का मॉडल है उसके अच्छे फीचर क्या हैं, और एनिमेशन से ही हम समझेंगे कि थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हो गया। फिर हम देखेंगे कुछ अच्छे फीचर रदरफोर्ड के मॉडल के, और रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो गया था तो उसका मॉडल फेल क्यों हो गया, सारा इस लेक्चर में हम एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट जी। एटॉमिक मॉडल, तो अभी तक जितने भी मॉडल आए उसमें से फर्स्ट जो प्रपोज्ड मॉडल है एटॉमिक के, वो दो मॉडल थे, जे जे थॉमसन एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड मॉडल। ये दो मॉडल सबसे पहले हमने स्टडी करने हैं। तो क्योंकि ये दोनों मॉडल की जो इमेजिनेशन है, जे जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना मॉडल रखा, उसके बाद रदरफोर्ड ने जे जे थॉमसन के मॉडल को कुछ कारणवश गलत कर दिया और अपना मॉडल लॉन्च किया। और इस रदरफोर्ड का मॉडल भी, इसके आगे के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसका मॉडल को भी कुछ कारण के कारण फेल किया और अपना मॉडल रख दिया पहले। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये दोनों मॉडल देखेंगे, जे जे थॉमसन मॉडल एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड मॉडल। तो जे जे थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। तो थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, अपना जो फर्स्ट मॉडल दिया था। तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन उन्होंने क्या अच्छे फीचर दिए थे कि एटम इज ए सफेरिकल शेप। ये वाले बेटा आपके नोट्स है, जो सिंपल शॉर्टकट में आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपके लिए नोट्स भी है। ओके, आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन मॉडल, एटम इज ए सफेरिकल इन शेप, रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, और ये वाला इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम। Positive charge is uniformly distributed throughout the sphere. Electrons are arranged in such a manner to give most stable electrostatic arrangement. ओके, तो इसने अपना मॉडल की शेप को डिस्क्राइब कर दिया, रेडियस बता दिए कितना हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज को बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज है इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर अरेंज्ड रखे हुए हैं। देन अगर आप जे जे थॉमसन का मॉडल देखो तो उनके जो 4 पॉइंट्स थे, उन्होंने यही कहा था कि जो रदर जे जे थॉमसन का मॉडल है वो ऐसी शेप होगी उसकी, और उसका कुछ रेडियस भी एक्सप्लेन किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे का सारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड है, ठीक है ना। कहीं भी जाओ उसको पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा। तो उसने ये बात जो कही कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में नहीं है, पूरे एटम के अंदर फैल रखा है, तो यही बात उसकी गलत थी, क्योंकि बाद में जाके हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होते हैं जो कि सेंटर में ही होते हैं, ठीक है ना। तो जे जे थॉमसन ने तो अपने मॉडल में सबसे पहले बोल दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे एटम के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं पर ऐसे इम्बेंडेड है, जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कहीं कहीं पर ये धसे हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसे फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने अपना जो ये मॉडल है अपनी उस समय की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी मॉडल दिया, ठीक है ना। देन ओके, जे जे थॉमसन का मॉडल के बाद व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन बाय जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे जे थॉमसन के मॉडल को हम कई नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं, वो भी जे जे थॉमसन का मॉडल ही है। इसको हम रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, और इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये दोनों जो ऊपर वाले मॉडल है पुडिंग के मॉडल है। पुडिंग मतलब एक डिश होती है, ये गोल सी एक डिश है, डिश के अंदर जो काजू बादाम लगे हुए हैं कहीं कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मॉडल का नाम इन्होंने ऊपर वाले दो रख दिए। और जो वाटरमेलन है, जैसे तरबूज को आप काट दो सेंटर में से, तो जो लाल हिस्सा है सारा उसको बोल रहे हैं कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं पर हमें ब्लैक जो सीड दिखाई देंगे वो इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों नाम की जो इमेजिनेशन है जे जे थॉमसन के मॉडल से कंपेयर करके इनका नाम रखा गया है। तो
जे जे थॉमसन के ही मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कह रहे हैं। तो दिस कैन बी विजुलाइज्ड एज ए पुडिंग और वाटरमेलन of positive charge with plums or seeds embedded in it. The mass of atom is assumed to be distributed uniformly throughout the atom. तो यही बात उन्होंने गलत कर दी ना, तो उसने जो अटोमिक मास था उसको बोल दिया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे एटम के अंदर जो अटोमिक मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्रॉबैक्स कौन से रहे जे जे थॉमसन मॉडल के? It could not explain the stability of atom based on experimental result. तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि जैसी शेप इन्होंने अपनी डिस्क्राइब की है उस शेप से कोई भी एक्सपेरिमेंट उस मॉडल के ऊपर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कि इनका मॉडल जो है ना वो स्टेबल नहीं है। देन थॉमसन के मॉडल के बाद कुछ अच्छी डिस्कवरी हुई, जिसके कारण थॉमसन के बाद वाले जो साइंटिस्ट आए जैसे रदरफोर्ड, तो उनको अपना अच्छा मॉडल देने के लिए जो है टेक्नोलॉजी अच्छी मिल गई। जैसे तो एक्सरे की डिस्कवरी ऐसे की गई कि इसको एक ट्यूब के लिए हमने पहले से स्टडी कर रखा है कैथोड रे के लिए, तो कैथोड रे निकलेगी कैथोड से आके एनोड के ऊपर टकराएगी। ओके, इसके फीचर तो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन इसके बाद की बात जो हमने स्टडी नहीं करी थी, किसी साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं आई, तो जो कैथोड रे निकलेगी एनोड के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद जो वो रे है जो वापस रेडिएशन छोड़ रही है, एनोड के ऊपर टकराने के बाद जो रेडिएशन निकल रही है, वो रेडिएशन को चेक किया गया तो उसके कुछ अच्छे फीचर थे और उन रेडिएशन को नाम दे दिया गया एक्स रेज। ठीक है ना, ये वाली रेज जो टकराने के बाद एनोड के ऊपर टकराने के बाद निकली है उसको एक्स रेज बोल दिया गया। तो रोएंटगन ने ये सारा काम किया था और ये ट्यूब जो है उन्होंने ऐसे यहाँ पर वो फिट कर रखी है। ठीक है ना, तो हमारा काम तो ये था कि जो एनोड के ऊपर वेव्स टकराई, उनके टकराने के बाद जो रेडिएशन निकली वो रेडिएशन एक्स रे थी। ठीक है जी, तो ऐसे कैथोड रे से ही एक्सरे का डिस्कवरी हो गया, जिसको पहले किसी साइंटिस्ट ने नोटिस नहीं किया था, तो एक्सरे का कैथोड रे से ही उन्होंने डिस्कवरी कर दी। देन Roentgen did not know the properties of these rays emitted from target anode and called X-rays. तो एक्सरे आज हमारे लिए काम आ रहा है किसी भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन को देखने के लिए, जहाँ बोन्स को देखने के लिए, बोन्स के अंदर कोई भी फॉल्ट देखने के लिए, तो हम आजकल एक्सरे करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वही एक्सरे थी, लेकिन ये एक्सरे कोई एक रे नहीं थी, ये मिक्सचर ऑफ रेज है। इसके अंदर बाद में अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज एक्सरे के अंदर से ही फाइंड आउट की गई। मतलब कहने का ये है कि एक्सरे जो है मिक्सचर ऑफ सो मैनी रेज है, जिसमें से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज फाइंड की गई। एक्सरेज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ नियरली अबाउट 0.1 नैनोमीटर और रेडियो एक्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के लिए अच्छा काम हो गया कि उसके समय में रेडियो एक्टिविटी की बात होने लगी, क्योंकि एक्सरे डिस्कवर हो गया। तो एक्सरेज के डिस्कवर होने की जो अच्छी खबर थी वो रदरफोर्ड के ही काम आई, क्योंकि उसने अपना जो एटम का मॉडल है उसको एक्सरे के अकॉर्डिंग अपना काम जो है आगे बढ़ाया, थॉमसन से एक स्टेप आगे चला गया। तो देखते हैं जो एक्सरे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इसकी एक्सरे की जो पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदना बहुत ज़्यादा पावर है, हेंस आर यूज्ड फॉर स्टडिंग ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ मैटर। किसी एटम के अंदर तक एक्सरे जा सकती है, किसी मैटर के अंदर तक जा सकती है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सरे का अच्छी बात ये भी है कि इसको काम करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसके पास हो तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, अपने रास्ते से नहीं भटकेगी। तो एक्सरेज आर हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस एंड कैन कॉज आयोनाइजेशन readily. Who observed the phenomena of natural radioactivity? हेनरी बैक्टेरियल। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना माइंड में आने लगा। द सबस्टांस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
एग्जाम्पल फॉर कुछ ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए जो कि रेडियो एक्टिव एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एंड फ्रेंशियम। एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें से हमने अभी करा है स्टडी थोरियम। ओके, देन हु डेवलप द फर्दर स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को किसने अपने काम में लाया, उसको कैसे हु डेवलप फर्दर स्टडी, किसने फर्दर स्टडी डेवलप की है रेडियो एक्टिविटी की, तो वो मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी, ऑल ऑफ अबव। What type of radiations are emitted by radioactive substance। तो radioactive substance कौन कौन सी और रेडिएशन अमिट कर रहा है, तो वो अल्फा, बीटा, गामा सभी तरह की रेडिएशन अमिट करेगा। What observations were made by Rutherford regarding radiation emitted by radioactive elements। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे, alpha rays are doubly ionized helium nuclei, that is alpha ray have 2 unit positive charge and 4 unit mass। Alpha ray cause ionization of gases as they are charged species। Alpha ray cause ionization। Okay, alpha rays have less penetration power। तो अल्फा रेज किसका पार्ट है, एक्सरे का ही पार्ट है। तो एक्सरे के अंदर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज है, उनमें से हम अल्फा रे के जो फीचर है वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अल्फा रे की जो पेनिट्रेशन पावर है वो फ्यू सेंटीमीटर तक का, मतलब कुछ सेंटीमीटर तक बॉडी के अंदर ही जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये लेस हार्मफुल है। और अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो डिफ्लेक्ट भी हो रही है। अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, तो नो डाउट ये पॉजिटिव जो रेज होगी जो अल्फा रेज है। तो बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड बेंड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है, मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज है। बीटा रेज ट्रेवल विद हायर वेलोसिटी कंपेरेटिव टू अल्फा रे। बीटा और अल्फा की अगर कंपेरेटिव वेलोसिटी की जाए तो बीटा रेज ट्रेवल विद हायर वेलोसिटी। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा रेज 100 टाइम मोर देन दैट ऑफ अल्फा। तो जो बीटा की पेनिट्रेशन पावर है, भेदना पावर है, वो अल्फा से 100 टाइम ज़्यादा है। इट मीन्स ये थोड़ा सा हार्मफुल है, ये फ्यू सेंटीमीटर तक बॉडी के अंदर नहीं, ज़्यादा सेंटीमीटर अंदर तक जा सकती है। तो गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन विद मच लोअर वेवलेंथ देन एक्स-रे। Hard X-ray have high penetration power and are also called gamma ray as they have wavelength similar to gamma rays। Gamma rays have highest penetration power। तो इसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है, ये अल्फा और बीटा से ज़्यादा होने के कारण इनकी भेदना शक्ति ज़्यादा है। तो अगर पेनिट्रेशन पावर का कंपैरिजन किया जाए तो अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा अगर 1 यूनिट है तो बीटा 100 यूनिट और गामा 1000 यूनिट है, तो ये सबसे खतरनाक भी रहेगा। तो गामा रेज आर मोस्ट हार्मफुल टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल मतलब जितनी भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए बहुत ये खतरनाक है गामा रेज, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तक जाके हमारे जीन के ऊपर भी अफेक्ट डाल सकती है। ठीक है ना, म्यूटेशन कर सकती है। अल्फा, बीटा एंड गामा रेज अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर अफेक्ट शो करती है, बट मैक्सिमम अफेक्ट इज शोन बाय बीटा रेज ड्यू टू देयर हाईएस्ट E/M रेशियो। तो एनर्जी बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा निकल रहा है बीटा रे का। इट मींस बीटा रेज फोटोग्राफी के ऊपर अच्छे प्रिंट देती है, मतलब इसके इंप्रेशन जो है अच्छे आ रहे हैं देन गामा एंड अल्फा रेज। देन जब एक्सरे का डिस्कवरी हो गया, एक्सरे के अंदर की रेज का डिस्कवरी हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, सभी साइंटिस्ट को अल्फा, बीटा, गामा के फीचर पता चल गए, वो क्या काम करते हैं, उनका नेचर क्या है। तो उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लॉन्च हुआ। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अकेले काम नहीं किया, उनके जो स्टूडेंट्स थे हैंस जियर एंड अर्नस्ट मार्डन, इन्होंने काम किया, बम्बार्डेड ए थिन गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस अबाउट 100 नैनोमीटर विद अल्फा रेज। अल्फा रेज का काम लिया, देखो सोने की फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया।
A stream of high energy alpha ray were directed at a thin foil of gold metal. The thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide स्क्रीन। तो सर्कुलर स्क्रीन भी रखी, सेटअप देखते हैं अभी इसका। वेन एवर अल्फा रे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन दे काज ग्लो, तो ग्लो मिल रहा है उनको। तो इसकी सेटअप ऐसे करा, ये देखो ये गुलाई गोल रखा है इन्होंने। स्क्रीन स्क्रीन गोल इसलिए लिया ताकि जो अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल के ऊपर टकरा के वो किसी भी डायरेक्शन में जाए और उसके जो फिंगरप्रिंट हैं हमें इस जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो जी इसको सेटअप ऐसा करा, कोई एक मेटल का ब्लॉक लिया, मेटल ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा स्लिट किया, ठीक है ना, छेद किया, उसके अंदर कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया जो अल्फा पार्टिकल छोड़ता हो, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल जो आगे जाएंगे उनके आगे एक लेड का प्लेट रख दिया और लेड के प्लेट के ऊपर एक छोटा सा होल बना दिया ताकि एक बीम ऑफ लाइट की आगे जाके गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकरा पाए। तो गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकराने के बाद हमें जो फोटोग्राफिक प्लेट ये गोल वाली रख रखी है, इनके ऊपर हर साइड पर हमें जो डॉट्स दिखाई देंगे, ग्लो करते हुए डॉट दिखाई देंगे, तो उसका मतलब है कि जो पार्टिकल है आफ्टर गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराने के बाद कुछ इसके अंदर से निकल रहे हैं, कुछ टकरा के वापस भी जा रहे हैं और हमें इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा था जी। तो इसको एक बार फिर से एनिमेशन से देखते हैं। एक मेटल का ब्लॉक लिया, उसके अंदर एक छोटा सा स्लिट बनाया और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया जो अल्फा पार्टिकल छोड़ेगा। इसके आगे एक लेड का स्लिट लगाया, उसके अंदर छोटा सा होल भी करना है, ठीक है ना। तो होल करके अभी क्या है कि ये हमारी रही स्क्रीन जो कि गोलाकार है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, नेगेटिव है बेटा। नेगेटिव के ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो ग्लो करेगी, हमें पता चलेगा पार्टिकल कहाँ कहाँ पर टकरा रहे हैं, ठीक है जी। तो नैरो स्लिट इसके अंदर भी रखा हमने ताकि एक बीम ऑफ लाइट ही अंदर जा सके। और फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गोल्ड की एक पतली सी फॉइल ली और इसको अपने जो फोटोग्राफी की जो प्लेट है उसके अंदर रख दिया। गोल्ड फॉइल है, अभी रे ऑफ लाइट जो भी मटेरियल जहां पर रेडियो एक्टिव रखा होगा अल्फा पार्टिकल छोड़ेगा, उनकी एक रे ऑफ लाइट जाके गोल्ड फॉइल से टकराएगी। टकराने के बाद कुछ पार्टिकल तो देखो सीधे पीछे की तरफ टकराएंगे, हमें यहाँ पर ग्लो मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर पार्टिकल ग्लो करेंगे तो पता चलेगा भी यहाँ पर पार्टिकल कुछ टकरा रहे हैं, लेकिन यहीं पर पार्टिकल नहीं टकरा रहे, कुछ पार्टिकल थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ किसी एंगल पर मुड़ के इधर भी हमें पार्टिकल की डिफ्लेक्शन मिल रही है, कुछ इधर भी मिल रही है, कुछ इधर वापस, मतलब कि गोल्ड के फॉइल के ऊपर टकराने के बाद कुछ डायरेक्ट पीछे की तरफ भी आके टकरा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम अगर कंप्लीट इसको बनाएं तो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रे टकराने के बाद, अल्फा रे टकराने के बाद हर तरफ पर उसने स्कैटरिंग करी। स्कैटरिंग करके हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हर जगह जो है इसके इंप्रेशन मिले। ओके, देन तो एक बार फिर से देखते हैं। आप बुक में ऐसी गोल्ड फॉइल देखते हो, ये गोल्ड की फॉइल है और गोल्ड की फॉइल के अंदर एक एक बहुत सारे ये एटम बना रखे हैं। एक गोल्ड की फॉइल के अंदर एक एटम थोड़ी ना होगा, बहुत सारे एटम होंगे। तो ऐसे एक एटम, दो एटम, तीन एटम, बहुत सारे एटम आपको ये दिखा रखे हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम का पूरा जो सर्कल है आपको पूरा कंप्लीट एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, सारे एटम दिखाई दे रहे हैं। जो बीम ऑफ लाइट आएगी आने के बाद किसी एक एटम के ऊपर नहीं टकराएगी, बिकॉज बीम ऑफ लाइट कितनी भी आप उसको पतला कर लो, एटम का तो साइज बहुत छोटा है, वो बहुत सारे एटम के ऊपर टकराएगी। तो टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद हम क्या देख रहे हैं भी, कुछ पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल पीछे जाके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली पास होके पीछे जाके टकराएंगे। तो मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है तो जिसमें से अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास हो गए, ठीक है ना। लेकिन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है तो सेंटर में सारे पार्टिकल जो होते हैं प्रोटॉन वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को, जो सेम पार्टिकल सेम चार्ज है एक दूसरे को रिपेल भी करता है। तो कुछ पार्टिकल ऐसे आए और जो न्यूक्लियस के पास से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं वो न्यूक्लियस उनको क्या करेगा, थोड़ा सा
रिपेल कर देगा, रिपेल करके वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो देखो कुछ जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से जा रहे हैं वो थोड़ी कम डिफ्लेक्शन, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आगे पार्टिकल वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इसलिए डिफ्लेक्शन हो रही है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और कुछ पार्टिकल है कि डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद वो बार जो है पीछे की तरफ उनका इंप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, वो डायरेक्टली किसी एंगल पर पीछे की तरफ ही मुड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पार्टिकल का बिहेव हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल तो स्क्रीन पर डायरेक्टली पीछे की तरफ हमें मिल गए, कुछ पार्टिकल किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है ना, मुड़ गए, और कुछ पार्टिकल बिल्कुल पीछे की तरफ ही मुड़ गए, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ देखने के बाद पार्टिकल की डिफ्लेक्शन अलग अलग क्यों हुई, तो इससे कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, तो बहुत सारे पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड सीधे ही चले गए जी। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बार डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम रिट्रैक्टेड दियर पाथ, बहुत कम पार्टिकल जो है ना उन्होंने अपना जो रास्ता है भटके इधर उधर भी हमें मिल रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला इस सारे से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली पास हो गए, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो सरकमफ्रेंस है उसके अंदर बहुत सारी जगह खाली है, ठीक है ना, इसलिए उनके ऊपर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल रहे। ए फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इंडिकेट दैट एटम हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसी से उसको पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि जे थॉमसन ने कहा था भी पॉजिटिव चार्ज तो सारे एटम के अंदर फैल रखा है, अगर सारे एटम के अंदर फैल रखा होता पॉजिटिव चार्ज तो कोई भी पार्टिकल तो उसमें से पास ही नहीं होना था, सारे डिफ्लेक्ट बैक हो जाने थे। तो डिफ्लेक्ट बैक बहुत थोड़े से पार्टिकल हुए, तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठे हैं, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। द सेंटर पार्ट जो है उसके ऊपर जो पार्टिकल टकराएंगे वो बिल्कुल पीछे की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ऐसे है एक एटम, और एटम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और उसकी तरफ उसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस है सेंटर में। द रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁻15 मीटर है। पॉस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड के अच्छे जो इस एक्सपेरिमेंट के फीचर थे वो क्या है? The positive charge and most of the mass of the atom is densely concentrated in extremely small region. This very small portion of atom is called nucleus. जो कह रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट जे थॉमसन की तरह सारे एटम में नहीं फैल रखा, जे पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह के ऊपर ही कंसंट्रेट है, और उस जगह को हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के आले दुआले इलेक्ट्रॉन सराउंडेड है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने रास्ते में सर्कुलर पाथ में, उसको हम पाथ को ऑर्बिट कह रहे हैं। Does Rutherford model of an atom resemble the solar model? तो इसको रिजेंबल किससे, सोलर प्लैनेट की तरह इसको रिजेंबल किया जाने लगा। इस सन की जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, जैसे सन के इर्द गिर्द आप एक रास्ते में घूम रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो अगर देखो तो एटम के बाहरी घर का एक इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर के घर का इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर के घर के इलेक्ट्रॉन, और ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, बाहर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते के अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो रदरफोर्ड ने अपना कुछ मॉडल ऐसा बना दिया। तो थॉमसन की तरह उसने ये नहीं किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो
इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं पर इम्बेंडेड है, ठीक है ना। ऐसा मॉडल नहीं, उन सम लाइक दिस, उसने मॉडल को ऐसा बना दिया कि जे थॉमसन का मॉडल मत देखो, वो थोड़ा सा उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्यों ना हो मॉडल ऐसा होगा। ये सारी ऑर्बिट है जिसके अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल के। रदरफोर्ड का चाहे मॉडल बहुत अच्छा था अपने समय में, उसने जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना मॉडल बनाया, बहुत अच्छा मॉडल बनाया, अगर वो काम नहीं करता तो आगे की जो ग्रोथ है एटॉमिक मॉडल की ना होती। तो फिर भी उसके जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल हैव एक्सलरेशन, क्योंकि एक और विज्ञानी है मैक्सवेल, वो कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज्ड बॉडी अपने रास्ते में रिवॉल्व्स कर रही है, तो रिवॉल्व्स करते करते उसका चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यू रिवॉल्व करने के बाद उसका चार्ज कम होना चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। फिर से देखो तो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के बाद उसके चार्ज जो है वो लगातार कम हो रहा है, ठीक है ना। चार्ज कम होने के कारण क्या हो रहा है कि वो लगातार अपने रास्ते से सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल एक ही रास्ते में चक्कर नहीं काट रहा, वो क्या कर रहा है, देखो तो ऐसे मैं पॉइंटर शो कर रहा हूँ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता 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 थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ऐसे स्पाइरल बनाता बनाता एक दिन जाके पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकराएगा। ओके, तो एक बार फिर से देखो जरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ सेंटर की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव से टकराएगा। तो जो मैक्सवेल है, चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट शुड अमिट electromagnetic radiation, therefore electron in an orbit will emit a radiation. The energy carried by radiation comes from electron motions. ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है वो रेडिएशन कुछ ना कुछ छोड़ेगा, वो अपनी एनर्जी गवाएगा, एनर्जी गवाने के कारण वो अपने रास्ते में फिक्स नहीं रहेगा, वो लगातार सेंटर की तरफ बढ़ता रहेगा और एक दिन जाके सेंटर में गिर जाएगा। क्योंकि रदरफोर्ड ने यही बात को एक्सप्लेन नहीं किया। आज तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, अगर सन की तरफ, सन के बाहर जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने रास्ते में, उसने कहा तो सही, उसके मॉडल को जो है कंपेयर तो किया गया सोलर प्लेनेट की तरह, लेकिन उसकी रेवोल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन थी उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो गया। वो मैक्सवेल के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, जो मैक्सवेल ने उसे कहा कि ओके, अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो ड्यूरिंग रेवोल्यूशन एनर्जी गेन तो कहीं नहीं कर रहा, तो लगातार वो एनर्जी अमिट करेगा, छोड़ेगा, एनर्जी कम होती रहेगी, तो वो सेंटर के क्लोज जाता रहेगा और एक दिन जाके सेंटर में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाया। उसको भी हाँ पता था भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, तो उसने कहा हाँ हो सकता है ये ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकराए। अगर ऐसा हुआ होता तो आज तक सभी एटम खत्म हो जाने थे, इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाने थे, सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से टकरा के मर जाने थे, ठीक है ना। तो यही बात रदरफोर्ड के मॉडल की बहुत जो है एक ड्रॉबैक रही। ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, ऑर्बिट श्रिंक करना चाहिए था। कैलकुलेशन शो दैट एन इलेक्ट्रॉन टेक्स 10⁻⁻⁶ सेकंड टू स्पाइरल डाउन, तो लगातार इतने सेकंड के बाद वो सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम could not be explained, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड जी। एंड अदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज how the electrons are arranged around the nucleus and what are the energy of electron। तो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का कैसा रहेगा न्यूक्लियस के बाहर, इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट इट इज फाउंड टू बी डिसकंटिन्यू। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट थी, तीनों पॉइंट के कारण जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल हो गया। और उसके बाद डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो रदरफोर्ड की जो खामियां थी वो दूर की बोहर ने अपने मॉडल देके।
The result observed from the studies of interactions of radiation with matter have give immense information regarding the structure of atom and molecules. Neil Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर काम करने के बाद बहुत सारे फीचर उसने नील बोहर ने रदरफोर्ड के एक्सेप्ट किए, माने कि रदरफोर्ड ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक थे उसने अपने मॉडल से उसको एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल को भी आंसर दिया। जो मैक्सवेल ने क्वेश्चन किया था रदरफोर्ड को, जो उसको जवाब नहीं दे पाया, उसका जवाब फिर नील बोहर ने दिया। ओके, टू मेन पॉइंट्स प्लेड ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ऑफ बोहर। तो बोहर के मॉडल के अंदर दो अच्छे पॉइंट ये भी देखेंगे कि ड्यूल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने कहा, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। देन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा which can be explained only by assuming quantized electronic energy level in atom। तो ये दोनों बात अच्छे फीचर थे बोहर के मॉडल के जो रदरफोर्ड के ऊपर। ओके जी बेटा, इतना आप करो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो देखेंगे हम बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल कैसे सक्सेसफुल हुआ और क्या क्या उसने अच्छे काम किए कि मैक्सवेल के भी आंसर देके रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे उसको कैसे इंप्रूव किया। ओके, थैंक यू।